Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. In today's video, we are going to talk about MEG2 British drama जो बहुत ही important हमारा एक subject है. इसके सारे block wise important question जो है हम discuss करेंगे and I will talk about all the questions based on each and every block, okay? और उसके अलावा मैं बताऊंगी कि इस block में से कितनी ही बार जो है RTC type questions आते हैं और उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि कुछ-कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक पे ना होते हुए ओवरऑल सभी पे डिपेंड करते हैं वैसे क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन जो हर किसी ब्लॉक में से आ सकते हैं। कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर तो अभी मत रखिए, वीडियो देखते-देखते एंड तक आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये वीडियो जो है मैं पहले बना चुकी थी और अपलोडेड भी थे लेकिन ये उतने अच्छे तरीके से बनाए नहीं गए थे। मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चंस नहीं रखे थे, आई वाज़ ओनली टॉकिंग एंड स्क्रीन जो थी वो ब्लैंक थी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो वापस से बनाया है। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस देख चुके हैं तो ट्राई एंड एन्जॉय दीज़ वीडियोस, बट मटेरियल जो है प्रीटी मच द सेम है क्योंकि मैं अभी पुराने क्वेश्चन पेपर से आई वेंट थ्रू एंड क्वेश्चंस आर प्रीटी सिमिलर। सो ओके, जब ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है क्रिस्टोफर मार्लोव का ब्लॉक जो कि है डॉक्टर फॉस्टिस। इसमें से बहुत बार आरटीसी टाइप क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही इजीली आते हैं। 17 आरटीसी क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी तक जो है मैंने स्टडी किए क्वेश्चन पेपर उसमें मुझे दिखे। सबसे जो मेन क्वेश्चन है उसमें से ये है कि ट्रेजेडी ऑफ द रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, क्रिश्चियन फेथ के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। डॉक्टर फॉस्टर स्टैंड्स फॉर द रेनेसांस मैन एंड द ट्रेजेडी ऑफ एस्पिरेशनल रेनेसांस मैन, राइट? तो रेनेसांस मैन के बारे में हमें बताना है और उसके साथ क्या ट्रेजेडी है उसके बारे में हमें बताना है। उसके अलावा क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्ले जो है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक है अपने आप में, तो उसका ट्रैजिक रिजोल्यूशन, उसकी स्ट्रेंथ, ट्रेजेडी इन डॉक्टर फॉस्टर्स या फिर अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हीरोइज्म जो है, ऐसे आपको बोलेंगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स को इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिए तो आपको बताते आना चाहिए। फिर अगर क्वेश्चन और आ सकते हैं ट्रेजेडी पे ही कि द फॉस्टर्स एज अ ट्रेजेडी ऑफ न्यूरोसिस एंड रिलेट इट टू द प्रेडिकमेंट ऑफ कॉन्टेम्परेरी मैन, है ना? कॉन्टेम्परेरी मतलब उसके टाइम के। फिर ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आ सकता है क्योंकि ये बहुत ही ट्रैजिक प्ले है तो ट्रैजेडी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको आ सकते हैं। डॉक्टर फॉस्टिस के अटेम्प्ट्स के बारे में बताइए, हिज अटेम्प्ट्स टू डिपार्ट फ्रॉम अ कॉमेडी ऑफ इविल टू बिकम अ ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन हेरोइज्म। उसके बाद आता है रोल ऑफ मेफिस्टोफेलिस, ये बहुत बार शॉर्ट नोट्स में आ चुका है। ड्रामेटिक पोएट्री यानी कि डॉक्टर फॉस्टिस को एक्सप्लेन कीजिए एज अ ड्रामेटिक पोएट्री। एंड होमोफ्यूज, वेदर शुड आई फ्लाई, ये जो है बहुत बार आपको आरटीसी टाइप क्वेश्चंस में आ चुका है, बट नहीं तो भी आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है कि ये कब कहा गया था, किसने कहा था, क्यों कहा था, राइट? उसका कॉन्टेक्स्ट दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लास्ट के जो दो टाइप्स है वो है कि द स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ डॉक्टर फॉस्टिस, राइट? एंड शॉर्ट नोट्स में आपको आ सकता है हेलेन के बारे में, द एगनी ऑफ डॉक्टर फॉस्टिस के बारे में, इसके टाइटल को एक्सप्लेन कीजिए और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे और बाकी सारे प्ले से रिलेटेड हैं जो कि मैं बाय द एंड ऑफ द वीडियो कवर करूंगी, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। लेट्स कम टू द सेकेंड ब्लॉक। तो विलियम शेक्सपियर का एक जो ब्लॉक है ये है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो अभी जब हमने इतनी ट्रेजेडी की बात कर ली है सो लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमेडी। हम जानते हैं कि ये प्ले जो है बहुत कॉमेडी कॉमेडी वाला है एंड आई एम होपिंग कि आपने अभी तक जो है सभी चीज़ें पढ़ ली होंगी, इसे आपको समरी वगैरह उनके अच्छे से पता है, सो यू नो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिडसमर नाइट पे यूजुअली आते हैं शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी के बारे में बिकॉज ये कॉमेडी वाला एक प्ले था, तो कॉमेडी के टाइप्स, किस तरह की कॉमेडी थी, कैसे शेक्सपियर ने ये किया वो किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। सो द फर्स्ट वन इज शेक्सपियरियन रोमांटिक कॉमेडी, राइट? या फिर बेसिक प्लॉट ऑफ अ रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि इस प्ले के जरिए हमें पता चलता है कि कैसे जो है एक बेसिक प्लॉट चलता है कॉमेडी का। देन हाउ डज शेक्सपियर आफ्टर द रोमांटिक कॉमेडी फॉर्मूला इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, है ना? उसमें वो कैसे अपना जो फॉर्मूला है वो लगाता है। फिर ग्रैंड क्वारल सीन जो है हेलेन और हर्मिया के बीच में, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और प्ले विद इन द प्ले वाली जो बात हुई है, हमने देखा है कि ये जो सब प्ले के अंदर एक प्ले चल रहा है जिसमें एंड में वो सब माफी मांगते हैं और बहुत कुछ होता है, सो इसके बारे में डिस्कस कीजिए। फिर रोल प्लेड बाय ईच मैकेनिकल्स के बारे में बात कीजिए, स्पेशली बॉटम लॉन्ग जो बॉटम है उसके बारे में बताने के लिए बोला है इसी ने। और इसमें ही जो है वो बोल सकते हैं कि कॉमन पॉइंट्स आप बताइए कि मेन प्ले और जो मैकेनिकल्स का प्ले है उन दोनों के बीच में जो जो कॉमन पॉइंट्स हैं आप वो डिस्कस कीजिए। फेरीज का रोल क्या था इसमें वो डिस्कस कीजिए। टिटानिया एंड ओबेरॉन के प्लॉट को डिस्कस कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 प्लॉट साइमल्टेनियसली वहाँ पे चल रहे थे। तो एक तो मेन प्लॉट हमारा चल ही रहा है हेलेना हार्मिया वाला, बट उसके बाद के भी जो 2 साइमल्टेनियस प्लॉट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्टोरल वो पूछ सकते हैं। द एलिमेंट ऑफ फैंटेसी इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम पूछ सकते हैं। ड्रीम्स के बारे में वो पूछ सकते हैं। जेंडर इश्यूज के बारे में पूछ सकते हैं या फिर शेक्सपियर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं।
एंड सेलिब्रेटिंग लव विद इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इज इट एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम? आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइए। और शॉर्ट नोट्स में आ सकता है बॉटम के बारे में, बियाट्रिस के बारे में, पक या फिर हर्मिया के बारे में। इस टाइप के आपको कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन आ सकते हैं शॉर्ट नोट में। तो हमने पहले ट्रेजेडी देखा, फिर हमने कॉमेडी देखा, अब हम वापस ट्रेजेडी पे जा रहे हैं। इस ब्लॉक से टोटल 16 आरटीसी टाइप क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, और हम जानते हैं टू बी और नॉट टू बी टाइप्स जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये आपको देख के पता चलना चाहिए कि कौन से ब्लॉक से हैं, किसने कब बोले हैं। सो बिकॉज ये एक ट्रैजिक प्ले है, तो ट्रेजेडी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे ऑफ कोर्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एनालाइज हैमलेट एज अ रिवेंज प्ले, राइट? या फिर रिवेंज इज द सेंट्रल थीम ऑफ हैमलेट। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रेजेडी ऑफ अ मैन ऑब्सेस्ड विद मेलंकोली, या फिर ट्रेजेडी ऑफ इरेजोल्यूशन इन इनएक्शन, क्योंकि हमें पता है कि वो एक्ट नहीं कर पा रहा था, ही केप्ट थिंकिंग बट ही नेवर टुक एनी स्टेप्स, एंड दैट्स व्हाई दिस प्ले एंडेड सच अ ट्रैजिक सिचुएशन, इन सच अ ट्रैजिक नोट। ओके, Hamlet as a Shakespearean tragic hero, again ट्रेजेडी बिकॉज बहुत ट्रैजिक सा ही ये प्ले था। टू बी और नॉट टू बी जैसे मैंने बोला था वो यहाँ पे है ही। मेजर थीम्स इन हैमलेट्स सोलोलोकीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पूरे इसमें देखा है कि हैमलेट जो है खुद से बातें करता रहता है और सिर्फ सोचता ही रहता है, और वो कुछ स्टेप्स नहीं लेता, कुछ एक्शंस नहीं लेता। तो उसकी वो जो सोलोलोकीज है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन द प्ले, सेम थिंग जो है, क्योंकि जो हैमलेट भी है वो एक प्ले करता है जो कि विद इन दिस प्ले होता है। तो शेक्सपियर ने पहले भी यही किया था, राइट? मिडसमर नाइट्स में भी जो है उन्होंने एक प्ले विद इन द प्ले किया था, और यहाँ पे भी किया। बट दोनों में क्या अंतर है, या फिर दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, या फिर ये जो प्ले विद इन द प्ले वाला सीन है ये क्यों होता है, किस लिए होता है, उससे क्या हम डिपिक्ट कर पाते हैं, इन सब के बारे में बता सकते हैं। Hamlet's attitude towards Claudius, right? या फिर Claudius rather than Hamlet is the protagonist of the play. This could also be a good question कि ये हमको हैमलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब देखने मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि क्लॉडियस जो है वो उसका असली प्रोटैगनिस्ट है। एंड उसके अलावा शॉर्ट नोट्स जो है वो आ सकते हैं ऑस्ट्रिक पे, होरेशियो पे, क्लॉडियस पे, गर्ट्रूड पे, ओफिलिया पे, लियाटिस या हैमलेट क्लैश चीज़ों पे आपको शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो आपको सारे कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लेट्स कम टू ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 जो है वो है बेन जॉनसन का द अल्केमिस्ट के बारे में। इस पे अभी तक 13 आरटीसी टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये अल्केमिस्ट वाला जो प्ले है काफी कंफ्यूजिंग सा प्ले था, एंड इसीलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत काफी सारे। फिर इसके बाद यूज ऑफ अल्केमी इन द अल्केमिस्ट, और एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि सटल जो हमारा कैरेक्टर था उसके थ्रू बेन जॉनसन जो है उन्होंने हमारी सोसाइटी को एक्सपोज किया है और सटायर किया है उन्होंने कि हमारी सोसाइटी में जो चीट्स और स्पिंडलर्स हैं उनके बारे में उन्होंने एक तरीके से ऐसे दिखाया है कि एक्सपोज कर दिया है कि देखो हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग सच में ऐसे लोग होते हैं, और कुछ लोग जो है वो ऐसे में सच में बिलीव करते हैं ऐसे लोगों पे। तो हमारी सोसाइटी के बारे में उन्होंने बताया, इट इज अ सटायरिकल प्ले। सटायर से लेके आपको बहुत क्वेश्चन आएंगे क्योंकि उसकी थीम जो है वो सटायरिकल है। अभी तक आप नोटिस कर ही चुके होंगे कि प्ले किस चीज पे बेस्ड है, इस पे काफी सारे क्वेश्चन जो है काफी कॉमनली आ रहे हैं। Let's talk about this. What makes The Alchemist so popular among theater groups both in the Elizabethan and the modern age? राइट, तो आपको दोनों एजेस के बारे में पता होना चाहिए, किस टाइप के प्लेस वहाँ लिखे जाते थे और किस टाइप के प्लेस जो है वो फेमस होते थे। तो आपको अच्छे से रीजन देते आना चाहिए। The next question could be the issues with which he chose to deal were among the most deeply ingrained preoccupied of his age. Discuss with reference to Ben Jonson's The Alchemist. ओके, उन्होंने जो जो इश्यूज डिस्कस किए वो उनके वक्त में बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थे, तो उन्होंने वही इश्यूज जो अपने प्ले में डिस्कस किए हैं, ये आपको डिस्कस करना है। द इल्यूजन ऑफ रियलिटी विथ रिगार्ड टू अल्केमी एज द सेंट्रल मोटिव, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है ये अगर जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सिमिलर ही है, बस घुमा फिरा के थोड़ा वर्ड चेंज कर दिया। तो अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है कि इसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है, तो उसके बाद जो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको वर्डिंग हम कितना ही डिफ़िकल्ट कर सकते हैं कि सीधी-सी बात को उन्होंने कितना डिफ़िकल्ट करके बोला है। हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बट आपको बेसिक प्ले के बारे में पता होना चाहिए, आंसर कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए, और क्या एक्चुअली हुआ था वहाँ पे। एंड आपको अगर नॉलेज है तो आप उसको अच्छे से लिख के आ ही सकते हैं वहाँ पे। फिर जैकोबियन सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। देन स्पिरिट ऑफ हिज एज उन्होंने कैसे कैप्चर किया है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। सटायरिकल मैंने बोला था क्योंकि ये सटायर है तो सटायर से जुड़े हुए सटायरिकल कॉमेडी टाइप के क्वेश्चन जो है इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पे क्वेश्चन आ सकता है। द अल्केमिस्ट एज अ कॉमेडी ऑफ कैरेक्टर एंड इवेंट पे क्वेश्चन आ सकता है। राइट, द रोल ऑफ स्विंडलर्स एंड द डूप्स पे क्वेश्चन है।
इसके बाद उन्होंने बोला है कि द अल्केमिस्ट कुड इट बी क्लासिफाइड एज अ क्लासिकल ट्रेजेडी इन विच यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शंस आर स्ट्रिक्टली फॉलोड. कुड यू टेक द अल्केमिस्ट एज अ क्लासिकल ट्रेजेडी इन विच यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शंस आर स्ट्रिक्टली फॉलोड. एंड जो शॉर्ट नोट्स हैं एज यूजुअल जो है वो हमारे किसी किसी कैरेक्टर पे आते हैं, सो चीट पे या वीडियो क्विन पे आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं. अब अगर हम हमारे ब्लॉक 5 पे आए, तो ब्लॉक 5 विच इज़ द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, बहुत ही कॉमेडी जो प्ले था, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, मेरा फेवरेट है ये. सो इस पे अभी तक जो है आरटीसी क्वेश्चन 7 आ चुके हैं. सो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, मतलब क्वेश्चन आते हैं ऑफकोर्स, बट मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे जैसे कि टू बी और नॉट टू बी वाला हमारा शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो, या फिर डॉक्टर फॉस्टर जो है, मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं आरटीसी टाइप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट ये भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, क्वेश्चंस आते ही हैं, आपको पता ही है कि MG2 में आप कुछ स्किप नहीं कर सकते. मोस्टली क्वेश्चन जो है वो दो दो क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, तो आपको दो में से कुछ ना कुछ एक तो करना ही पड़ेगा, तो प्ले आप कोई भी छोड़ नहीं सकते. तो चलिए इसमें देखते हैं. हमें पता है कि ये कॉमेडी प्ले है, तो कॉमेडी के बारे में आएंगे क्वेश्चन कि एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी है ये, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ना ये कॉमेडी है ना ही ये ट्रेजेडी है. दिस कुड कम एज अ बिल्डिंग्स रोमन, दिस कुड कम एज अ डार्क कॉमेडी, अ फोक प्ले. इसका टाइटल एक्सप्लेन कीजिए, इमेजरी के बारे में बात कीजिए, या फिर डिस्कस द रोल ऑफ जेम्स सिंच इन द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड. इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि राइटर की लाइफ में क्या हो रहा था, और आपको पता है कि ये प्ले जो है पब्लिश होने के बाद आयरलैंड में दंगे हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि आयरलैंड के कल्चर का एक तरीके से मजाक उड़ाया गया था इस प्ले में, कि पैट्रिसाइड को जो सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है और सब कुछ ऐसी चीजें करके उसको कितना कॉमिकल वे में उन्होंने दिखाया है. तो वहां दंगे हो चुके थे सच में, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर तो ये वीडियो मैं इस प्ले को समझाने में लग जाऊंगी, उसी में निकल जाएगा. सो एग्जाम आ रही है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. द फार रेशियल एलिमेंट्स ऑफ द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, या फिर द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज अ प्ले अबाउट द इंस्टिंक्टिव डिजायर टू रिबेल अगेंस्ट ट्रेडिशन. और लास्ट के दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज अ प्ले अबाउट रिबेलियन, राइट. ये दोनों सिमिलर ही हुए अपने आप में, रिबेल और रिबेलियन के बारे में. एंड लास्ट वाला जो है वो है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इलिस्ट्रेट्स द चेंज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेडी इन द मॉडर्न वर्ल्ड. इसको डिस्कस कीजिए. सो आई होप क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ गए होंगे, आंसर कैसे फॉर्मुलेट करना है आपने मन में सोच लिया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे लिखूंगी ऐसे होगा, और ऐसे मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. तो लेट्स कम टू ब्लॉक 6 जो कि बर्नार्ड शॉ का है, पिग्मेलियन के बारे में है. इससे आरटीसी के कुछ कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे कि 9 आरटीसी क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं. तो हमें पता है कि ये सोशल स्नॉबरी और क्लास डिफरेंस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे, और मिडिल क्लास मोरालिटी के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. और वो इस मिडिल क्लास मोरालिटी जो है वो इसमें पिग्मेलियन में है, और लुक बैक इन एंगर में जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सारे. तो अब ये जो है ये ना ही कॉमेडी है ना ही ट्रेजेडी है, बट इट इज अबाउट द स्नॉबरी ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक हायर क्लास सोशल क्लासेस, जो सोशल क्लासेस की वजह से जो भी स्नॉबरी है या फिर हम किसी को नीचे या ऊपर देखते हैं उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. So you will find most of the questions coming out of that. Social snobbery and class differences, class conflict. Pygmalion examines the class and gender differences in a comical perspective, and Shaw denounces social snobbery. Right? या फिर Doolittle's criticism of middle class morality. या फिर is Shaw's verbal humor only funny or is it also instructive? Okay. Other one which could be element of romance in the play in harmony with ideology, या फिर how is Pygmalion an early 20th century play set in England meaningful to you in India at the end of the millennium. ये पहला शायद मुझे लगता है एक अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन जो है अभी तक हमने जितने भी देखे उन सब में ये एक पहला मुझे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लगा, वरना सब प्रिटी सिमिलर थे. So I think this one's interesting. Pygmalion hinges on the contrast of characters, themes and issues, myths, right? Comic conventions, social implications of the different modes of English speech, है ना, क्योंकि हमें पता है कि वो उसको एक वो दोनों इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन एलिजा का जो इंग्लिश है उसको वो एकदम डचेस का इंग्लिश बना देता है. तो इंग्लिश के बारे में भी बहुत बात हुई है. कमेंट ऑन द वर्बल कॉमेडी, राइट. और फिर आपको कैरेक्टर ऑफ लीजा के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड नोट्स आ सकते हैं हिगिंस के बारे में, यूज ऑफ मिथ एंड कर्नल पिकरिंग के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं. ब्लॉक 7 पे चलते हैं. ब्लॉक 7 जो है वो है टीएस इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल. इसमें से अभी तक 7 आरटीसी टाइप क्वेश्चंस आ चुके हैं. मेन जो है नेचर ऑफ द फोर टेम्पटेशन एंड द
मेन जो है वो सबसे पहले है कि नेचर ऑफ द फोर टेम्पटेशंस जो है वो, इस पे आपको बहुत बार नहीं तो शॉर्ट नोट में, नहीं तो कहीं ना कहीं से जो है वो आ ही जाएगा, नेचर या सिग्निफिकेंस या यूज या डिस्क्राइब या कुछ भी, लेकिन वो फोर टेम्पटेशंस जो है बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस पे। आइडिया ऑफ मार्टेडम पे, कोरस के इंपॉर्टेंस पे आपको शॉर्ट नोट्स हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। बेकेट साइलेंस आफ्टर द फोर्थ टेम्पटेशन जो है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि ही वॉज रेडी टू डाई बट वॉट वॉज ही थिंकिंग, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, एंड व्हाई वाज ही रेडी टू टेक इट, राइट, द फोर्थ टेम्पटेशन, क्यों उनको इतना वो टेम्पटिंग लगा। ऑफ कोर्स इट्स अ टेम्पटेशन बट क्यों, है ना, उनके दिमाग में जो जो चल रहा था उसके बारे में सोचिए। एंड लास्टली इलियट्स क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में क्वेश्चंस जो है वो आते हैं फ्रॉम ब्लॉक 7। फिर आते हैं ब्लॉक 8 पे जो कि है जॉन ऑस्बर्न का लुक लुक बैक इन एंगर। आई थिंक मैंने टाइटल यहाँ गलत लिखा है बट आई थिंक यू विल गेट इट। सो टाइटल ऑफ द प्ले जो है एलिमेंट्स ऑफ मिसोजिनी, क्योंकि इसमें जेंडर और मिसोजिनी के बारे में बहुत सारी चीज़ आपको देखने, इंस्टेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि पूरे टाइम जो है उसकी बीवी वो हमेशा कपड़े ही प्रेस कर रही होती है, इस टाइप की चीज़ें। सो एलिमेंट्स ऑफ मिसोजिनी, जेंडर एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास और जेंडर इश्यूज जो है उसके बारे में अगेन। एंग्री यंग मैन जो है हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट जो है जिमी, उसको एक एंग्री यंग मैन की तरह उन्होंने बताया है। जिमी और एलिसन के रिलेशनशिप के बारे में बताइए, कैरेक्टर स्केच ऑफ जिमी बताइए, या फिर डिस्कस द रोमांटिक एंड मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्रेजेंटेशन ऑफ जिमी एज द प्लेस प्रोटैगनिस्ट। और नोट्स में आपको, मैंने यहाँ से पहले से लिखा है लेकिन वो चारों में से किसी भी कैरेक्टर के बारे में आपको आ सकता है, कोई भी शॉर्ट नोट जो है वो आपको आ सकता है। सो कैरेक्टर्स अच्छे से आपको पता होने चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू ब्लॉक 9 विच इज सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गोडॉट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट, सच में एकदम प्रॉपर वाला फेवरेट है। मैंने ये प्ले यूट्यूब पे सर्च करके पूरा प्ले भी देखा था और मुझे पढ़ने में भी ये बहुत अच्छा लगा था, सो आई रियली एंजॉयड इट। आई थिंक आई लाइक absurd, theater of absurd. आई थिंक फ्रॉम दिस आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। सो थिएटर ऑफ absurd, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक absurd प्ले है एंड अभी तक हमने नोटिस किया ही है कि जो भी थीम है उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सो absurdism, existentialist प्ले, राइट, existential crisis, tragic comedy, इस पे आपको हमेशा क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत स्पेशल है, सो उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। The irrationality of human experience is transferred to the stage, या फिर interaction of the two tramps Estragon and Vladimir, या फिर changes that Lucky and Pozo undergo during the course of this play. Beckett rejects the received logic of form and conventional structure. ये इस बेकेट को उस बेकेट से कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे जो था वो बेकेट जो है हमारे प्रीस्ट है, राइट, एंड उनको इनसे कंफ्यूज नहीं करना। ये हमारे राइटर हैं सैमुअल बेकेट, और इन्होंने इन दोनों की एज में मुझे लगता है 100-200 साल का डिफरेंस आराम से होगा। फिर लकी के स्पीच को एनालाइज कीजिए एंड शॉर्ट नोट पे आपको लकी, एस्ट्रोजन, चारों में से कोई भी पोजो, चारों कैरेक्टर में से किसी के भी बारे में आ सकता है आपको। एंड टाइम इन वेटिंग फॉर गुड, और टाइम का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, टाइम का कैरेक्टर नहीं है बट टाइम की वजह से जो प्ले भी बहुत सारी चीज़ों ने डिनोट किया है वो आपको समझ में आएगी। तो ये प्ले भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके साथ ही कहीं कहीं जो है उन्होंने क्या किया है कि कुछ भी, जैसे एक सेंटेंस जो है पोजो ने बोला होगा या लकी ने बोला होगा, वो सेंटेंस आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसको एक्सप्लेन कीजिए या ये सेंटेंस के बारे में बताइए। तो सिर्फ आरटीसी टाइप क्वेश्चन में ना आते हुए ये ऐसा आ जाएगा कि कुछ एक सेंटेंस दे दिया जो लकी ने बोला था और फिर बोलेंगे कि आपको क्या लगता है इस बारे में, आपके क्या विचार हैं। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं स्पेशली इस प्ले से। फिर लास्टली हम आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो एक प्ले के ना होते हुए सभी प्ले किसी पे भी, मतलब किसी के भी ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो भी आपके 9 प्ले हैं उनमें से किसी के भी स्ट्रक्चर वो पूछ सकते हैं, उसके थीम्स एंड इशू पूछ सकते हैं, उसका टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर वो आपको कैरेक्टर स्केच बनाने के लिए बोल सकते हैं, किसी भी मेन कैरेक्टर का या किसी भी साइड कैरेक्टर का। मेन कैरेक्टर का होगा तो वो आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा, और अगर साइड कैरेक्टर का होगा तो वो आपको शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं किसी भी प्ले पे लग सकते हैं। तो हर प्ले का स्ट्रक्चर, उसका थीम्स एंड इश्यूज, उसका टाइटल और उसका कैरेक्टर स्केच जो है, कैरेक्टर सारे उनको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये तो पक्का ही देख लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो किसी एक प्ले के ना होते हुए जो है आपको 2-3 प्ले कंबाइन करके आ सकते हैं। सो एक स्पेसिफिक ड्रामा के नहीं है बट उस एज के हो सकते हैं, राइट, या फिर 2-3 प्ले कंबाइन करके हो सकते हैं। सो एरिस्टोटल्स ट्रेजेडी इन एलिजाबेथन ड्रामा। अब एलिजाबेथन ड्रामा कौन-कौन से हैं हमें पता है, राइट, शेक्सपियर के टाइम पे एलिजाबेथन ड्रामास थे। पर अरिस्टोटल की ट्रेजेडी को उसमें कैसे यूज कर रहे हैं ये सोचने वाली बात है।
और ये आपको एमईजी 5 जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट है ही फर्स्ट ईयर में। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि अरिस्टोटल ट्रेजेडी क्या है और कैसे उसको यहाँ फीचर किया है एंड क्या-क्या आप आंसर उसमें लिख सकते हो। तो आप चाहे तो दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज भी थोड़ा इसमें कंबाइन कर सकते हो। फिर एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी के बारे में आ सकता है, उसके फीचर्स बताइए। अगेन एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी में कैरेक्टर्स पे फोकस होता है या फिर सर्कमस्टेंसेस पे, ये बताइए। फिर एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी में ही मॉडर्निटी को कैसे उन्होंने बताया है, वो बताइए। या फिर एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ विथ रेफरेंस टू एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी, रिवेंज इन एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी, कॉमेडी इन एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी, रेनेसांस के बारे में बताइए और इन्फ्लुएंस ओवर द एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी वो बताइए, राइट? डिस्कस द फॉर्मुलेशन ऑफ एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी और यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन जो है वो एलिज़ाबेथन कॉमेडी में कैसे फॉलो होता है। ये अगेन आपको एमईजी 5 में देखने के लिए मिलेगा और आप वहाँ से जो है थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पे डाल सकते हैं। जब एलिज़ाबेथ के बारे में इतना हम पढ़ ही रहे हैं, तो उनका ड्रामा, राइट? बिकॉज़ एलिज़ाबेथन ड्रामा क्या हुआ एंड रिलीजियस बिगिनिंग ऑफ द एलिज़ाबेथन ड्रामा, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर लास्टली आपको रेनेसांस कॉमेडी, कैरेक्टराइजेशन इन द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, रोमांटिक कॉमेडी, बेसिक प्लॉट ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, व्हाई डज इट एंड इन फीस्टिंग एंड डांसिंग, क्यों हमेशा सिंगिंग और डांसिंग ही होता है एंड में, राइट? हाउ इज रोमांटिक कॉमेडी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमिक स्पिरिट्स इन मॉडर्न ड्रामा एंड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, राइट? ये आ सकते हैं। एंड फाइनली जो है डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड जॉनसोनियन कॉमेडी विद रेफरेंस टू द प्रिस्क्राइब्ड प्ले इन योर कोर्स। सो उन्होंने आपको 2 प्ले जो हैं वो कंपेयर करने के लिए दे दिए हैं एंड यू हैव टू टॉक अबाउट इट। सो आई होप दिस वाज़ क्लियर और ये एक वीडियो में जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए था वो मिल गया है। आप बस ये क्वेश्चंस ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो आपको मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आराम से 60-70 के ऊपर आराम से अच्छे से मार्क्स आ जाएँगे। बट हाँ, अच्छे से प्रिपेयर करना और अच्छे से प्रेज़ेंट भी करना। एंड आई एम होपिंग दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो। मैं एक लिंक ज़रूर छोड़ रही हूँ एज़ यूजुअल। इस लिंक में आपको सारे क्वेश्चन जो हैं मेरे ब्लॉग पे मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आपको लगे अच्छा आप ऐसे कर सकते हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू बिफोर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।